दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका भू टीवी के चैनल पर यानी कि सच ज़मीन का। सच ज़मीन में आज हम एक विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। वो विषय वस्तु है डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। जिस प्रकार का आज देश का माहौल लग रहा है, उस माहौल में से ऐसा लगता है कि यहाँ लोकतंत्र, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ऐसा महसूस होता है देश के 135 करोड़ लोगों को कि यहाँ धीरे धीरे देश ऑटोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये ऑटोक्रेसी कैसे लग रहा है देश के लोगों को? नोटबंदी से लेकर वर्तमान समय पर, जहाँ आपको समय पर वैक्सीनेट नहीं किया गया, समय पर वेंटिलेटर बेड नहीं दिए गए और समय पर ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उससे ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र अगर सरकारों के दिमाग में, चेतन मस्तिष्क में अगर कुछ होता तो वो पहले ही उसकी परिकल्पना कर लेते या पहले ही उस आने वाले खतरे को भाप कर उसकी व्यवस्था कर लेते, जबकि आपके पास 1 साल व्याप्त था। ऐसे में देश के बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक और बड़े बड़े स्तंभकार, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य जितने भी हाई कोर्ट हैं पूरे देश में, वो सब के अंदर कहीं ना कहीं एक विचलन की स्थिति है। और पत्रकारों की स्थिति भी ऐसी है जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और जो सोशल मीडिया है, उन सब को देखने के बाद और जो बड़े बड़े अखबार हैं, उन अखबारों की हेडिंगों को देखने के बाद आम आदमी इस बात का आभास तो करने ही लगा है कि यह देश धीरे धीरे एक तंत्र की ओर जा रहा है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। जहाँ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की बात है, जहाँ प्रजातंत्र में बहुत सारे अधिकार होते हैं, जहाँ संविधान में बहुत सारे अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का दोहन करते हुए उस देश का, उस राज्य का नागरिक अपने सरकारों के ऊपर बार बार प्रश्न कर सकता है, उनसे पूछ सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत वो प्रश्न कर सकता है और स्वतंत्र होकर प्रश्न कर सकता है, स्वतंत्र होकर सांसें ले सकता है, स्वतंत्र होकर जी सकता है, खा सकता है, पी सकता है। वहाँ ऐसा लगता है कि अगर आपने लोकतंत्र के पटरे से हटते हुए सरकारों के बारे में अगर एक शब्द भी अगर आपने बोल दिया तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक भय का माहौल व्याप्त है। इससे यह संकेत जाता है कि देश धीरे 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 ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस एक तंत्र को रोकने के लिए अभी देश का एकमात्र जो लोगों का विश्वास बन रहा है, वो विश्वास बन रहा है किसानों के आंदोलन पर। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद लोगों को ऐसा लगा है कि ये देश एक तंत्र की तरफ नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अभी जिंदा है और डेमोक्रेसी को बचाने में लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं डेमोक्रेसी को अगर कोई बचा रहा है तो इस देश का किसान बचा रहा है, जो पिछले 5 जून 2020 से लेके आज 7 जून 2021 हो गया है, यानी कि 6 महीने उनको लगातार दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हो गए हैं। और 5 जून 2020 से पंजाब, हरियाणा इत्यादि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। 6 महीने से अगर किसी देश का अन्नदाता लगातार सरकार से 20 मीटर की दूरी में बैठा हुआ है और सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, जबकि सरकार प्रजातांत्रिक रूप से गठित की गई है, सरकार संवैधानिक रूप से चुनी गई है, और वो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार और प्रजातंत्र के माध्यम से मिले हुए वोटों के द्वारा चुनी हुई सरकार अगर उनकी ही बात नहीं सुनती है तो इन बातों का क्या अभिप्राय आप लगाते चलते हैं? किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, किसान लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सरकारों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, सुझाव देना चाह रहा है। डेमोक्रेटिक जो देश होता है, जो प्रजातांत्रिक देश होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सुनी जाती है और उसकी बात को माना जाता है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद देश की पूरी उम्मीद थी कि जो वास्तव में संविधान है, जो वास्तव में लोकतंत्र है, उसकी जीत होगी और देश में बड़े
जितने भी बड़े बड़े लोग थे, और देश में एक छोटे से छोटे चाय के खोखे में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो 28 स्टेट हो और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हों, उन सब के चाय की दुकानों में ये चर्चा आम थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होवे, और खेला हुआ भी। जब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद लोगों को ये आशा हुई कि प्रजातंत्र अभी जिंदा है, लोकतंत्र अभी जिंदा है। फिर किसानों के पीछे देश की जनता लगी हुई है। अभी पेंडेमिक काल चल रहा है, इस पेंडेमिक काल में जैसे ही थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा तो सारे किसान वापस जाएंगे, और देश का एक एक व्यक्ति, एक एक घर से सबके अंदर ये डर है कि कल कहीं अनाज तिजोरियों में बंद ना हो जाए। लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखें बंद नहीं हैं। लोगों ने देखा है कि इस देश में रेलवे बिक चुका है, इस देश के बैंक बिक चुके हैं, इस देश के जितने भी सरकारी संस्थान थे जो 70 सालों में धीरे धीरे जिनका विकास हुआ था और इस लेवल पर आ गए थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को कम्पीट कर सकें, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्थापित करने के बाद इंटरनेशनल टेंडर ले सके। लेकिन उनको क्या कर दिया, उनको निजी हाथों में देने का बैकडोर से चैनल खोल दिया गया। और कई कंपनियां ऐसी हैं यहाँ इस देश में जो 20-21 हज़ार करोड़ की कंपनियां थी, आज वो 4,80,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। हमारा सर आप समझ रहे होंगे, अडानी की कंपनी, आप देखिए 2014 में अडानी की कंपनी का नेट ग्रोथ क्या था और आज उस कंपनी का नेट मूल्य क्या हो चुका है। और वैसे ही अंबानी भी इस एशिया महाप्रांत के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, दूसरे में अडानी आ गए हैं, जहां सारी कंपनियां कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार नीचे गिर रही है। देश की जीडीपी 2014 12%, 2014 में 12% से लगातार आज -7% में आ गई है। वहां देश की 2 कंपनियां लगातार ऊपर जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे में देश की संभ्रांत जनता क्या सोचेगी? देश के अंदर आज डर, भय का माहौल व्याप्त है और देश इस बात को अच्छे ढंग से समझ रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक अच्छे ढंग से समझ रहा है कि देश किस दिशा की तरफ शिफ्ट हो रहा है या किस तरह की दिशा की तरफ ये लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब इस बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आपको जो बार बार दिखाया जाता है, बार बार उसके बारे में आप बोलने लग जाते हैं। इस बात को जर्मनी के जो हिटलर था, उसका जो प्रचार मंत्री था गोविल्स ने यह बात कही थी कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बताएंगे या दिखाएंगे तो उसको धीरे धीरे सच माना जाएगा, यानी कि आपकी मनुस्मृति में उस झूठ को बार बार फ्लैश करके डाला जाएगा तो आप उसको सच मानने लग जाएंगे। लेकिन हजारों सालों से भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग बहुत गहराई से समझता है और भारत ने हजारों सालों तक संघर्ष किया है। वो षड्यंत्रकारी प्रपंचकारियों के प्रपंच और षड्यंत्र को भी बहुत गहराई से समझता है और समझने के बाद वक्त आने पर उसका सही उत्तर भी देता है। जो लोग भारत की संभ्रांत जनता को मूर्ख समझने की भूल कर रहे हैं, उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि भारत की संभ्रांत जनता युगों से समझदार रही है और समय आने पर उसका प्रतिकार करती है, उसका उत्तर देती है। आज भले ही कुछ डर का माहौल है, भय का माहौल है, कोरोना महामारी का काल है, जहां सरकारों के पास सोच शून्य हो गई थी, वहां जनता, इस भारत की शांत जनता ने आगे आके काम किया। सबसे पहले वोट भी उनका हार्दिक धन्यवाद करेगी, उनको प्रणाम करेगी। इस देश की जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल जो स्टाफ है, वो सबसे आगे आया इस कोरोना काल में। उसने मानव जीवन की ऐसी रक्षा करी कि मानव जीवन को उसने छितर बितर होने से बचाया है। संसाधन कम होने के बावजूद भी उसके बाद जो इस देश का आम तबका था, आम गरीब जनता थी, वो अपने अपने घरों में शिफ्ट होकर जो भी वो कर सकता था उसने वो काम किया और इस पेंडेमिक काल में उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो
शून्य मात्र हो चुकी सरकारों का जो निर्देश था, उसने का अपनी भलाई, अपने बच्चों की भलाई को होते हुए देखते हुए उसने बहुत साथ दिया, यानी कि वो क्वारंटाइन रहा। 90% आदमी हॉस्पिटलों का रुख न करके वो जानती थी कि सरकारें यहाँ पे शून्य हो चुकी हैं, सरकारों के पास कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई सुविधा नहीं, हॉस्पिटलों में गैस सिलेंडर नहीं, दवाइयाँ नहीं और ऑक्सीमीटर नहीं, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो सपनों की बात हो गई थी। ऐसे ऊहापोह की स्थिति में भारत की संभ्रांत जनता ने बहुत समझदारी से काम लिया और 90% जनता अपने घरों में क्वारंटाइन हुई, अपने घरों में ने इलाज किया। और जो पैरामेडिकल जो प्रशिक्षित स्टाफ था, अगर उसके नहीं मिलने के बावजूद भी जो उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे वो जिसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते थे, वही झोला छाप डॉक्टरों ने इस बार कमर कस के इस पेंडेमिक काल में बहुत बड़ा साथ दिया जनता का। उन्होंने देखा कि उनकी प्रैक्टिस तो है, 20-25 साल से उनकी प्रैक्टिस तो है, उन्होंने वही दवाइयाँ चलाई जो ICMR या मेडिकल स्टाफ ने प्रोवाइड करवाई थी, उसको उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, अपने घरों, अपने दुकानों में मंगाई, अपने क्लिनिक में मंगाई। जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, जो इंजेक्शन लगाते थे, जिन्हें हम बंगाली डॉक्टर भी कहते हैं, जो कंपाउंडर भी होते हैं, जो BAMS होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है, उन्होंने इस देश में इस कोरोना महामारी काल को बहुत बड़े झटके देने से बचाया। हाँ, बड़ा जो टेक्निकल स्टाफ है, एम्स है इत्यादि है, जो बड़े हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनने तो बचाया, उनको तो हेड्स ऑफ है। साथ साथ में इन डॉक्टरों को भी भारत की जनता सलाम करती है। जहाँ मेडिकल सुविधाएं सरकारों के माध्यम से शून्य थी, वहाँ आपने बहुत बड़ा जो महामारी काल था उसमें जनता को बचा के रखा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, सम्मानित जनता, भारत की संभ्रांत जनता, आपसे निवेदन है कि अब आप अपने नाक, कान, आँख को खोल के रखिए और जिह्वा को बार बार प्रश्न पूछने के लिए तैयार कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस लोकतंत्र, इस प्रजातंत्र में अपने संवैधानिक हक को पहचानिए और प्रश्न जरूर पूछिए। प्रश्न पूछने की अगर आप आदत डालेंगे तो सरकारें बहरी नहीं होंगी, सरकारों को सुनना पड़ेगा। उनके कानों में इतनी मोटी जो मैल की चादर चढ़ चुकी है, वो मैल धीरे धीरे पिघलेगा आपके प्रश्न पूछने से, क्योंकि जनता 135 करोड़ की जनता जब प्रश्न पूछेगी, चाहे कितनी भी बड़ी मैल की दीवार हो, वो रेत की तरह धर के टूट जाएगी और आपकी बातों को सुना जाएगा। और भारत की संभ्रांत जनता है, समय आने पे आप सही जगह पर प्रतिकार करते हैं। ऐसे भारत की जनता का इतिहास रहा है युगों युगों से। आप लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाते रहिए, एक तंत्र को दूर भगाइए। एक तंत्र ना कभी था, ना होगा, ना आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बार बार हम गहराई वाले जो विषय वस्तु हैं, अपने विचारों को रखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और प्रेरित भी कीजिए कि भू टीवी को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।